Hi, hello, and welcome to your favorite channel, that is Unacademy ICSC. मी पल्लवी द्विवेदी, आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू आवर न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सारे ही चैप्टर्स वन शॉट में, मतलब कि 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स के चैप्टर के ओवरव्यू कंप्लीट आपको पॉइंट बाय पॉइंट इस चैप्टर में मिल जाएगा, आई प्रॉमिस दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, मतलब बायोलॉजी में भी एक अलग सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं, पेरेंट्स की सिमिलैरिटीज हमारे अंदर है, उनके सारे ही कैरेक्टर्स, पेरेंट्स नहीं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। ये कैरेक्टर्स मैच क्यों कर रहे हैं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट, जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। हेरिडिटी क्या है आपकी, हेरिडिटी के बारे में भी जान लेते हैं। हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, आपकी बॉडी में दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक वो कैरेक्टर्स जो कि आप कैरेक्टर्स वो लेकर पैदा होते हो, जैसे कि इनबॉर्न कैरेक्टर्स, और एक होते हैं आपके अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। हेरिडिटी आपके उन कैरेक्टर से डील करता है जिनको आप ले करके बर्थ ले रहे हो। ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। सो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पेरेंट्स की फीचर्स आपके अंदर आ रही हैं। ठीक है, एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। अब इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उसके बारे में हम जेनेटिक्स के अंदर में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्म जीन्स। सबसे पहले हम सारे टर्म्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मेंडल की लॉज। ठीक है, तो जीन्स आपका जो टर्म है, दीज आर लाइक कोड्स। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कुछ कोड्स यूज करके कुछ नया सा ऐप बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं ना, वैसे ही जीन्स क्या है आपकी, कोड्स करती हैं। वो कोड क्या करती हैं, आपके ट्रेड्स बनाती हैं। जैसे कि हमारी आंखों का कलर, हमारी हेयर का कलर, ये किसी ना किसी आपके पेरेंट्स से मैच कर रहा होता है ना, तो ये जो जीन्स है ये आपके इन कैरेक्टर्स के लिए कोड करती हैं। आप इनको एक कोड्स, जो कोड्स होते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर हो गए, ध्यान से देख लो एक बार। नेक्स्ट टर्म है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स क्या है, आपकी ब्रांच है, और ये क्या है आपकी, ये आपकी कह सकते हैं हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत। विरासत में आपको क्या चीजें मिली है, जेनेटिक्स विरासत की पढ़ाई। ठीक है, विरासत की स्टडी, study of heredity is genetics. And what is heredity? Heredity is defined as the transmission of characters from parents to the offsprings. ठीक है, or the genetic constitution of an organism. For example, आप जो हो, आपकी बालों का कलर कैसा है, आपकी आईज का कलर कैसा है, आपके क्या फीचर्स हैं, ये पूरा इसका जो पूरा जेनेटिक कह सकते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये हम जानते हैं अंडर द टर्म हेरिडिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक बिगेट्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमल है या फिर ह्यूमन बींग है, तो जो उसका यंग वन होगा, मतलब जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वो उसके जैसे ही दिखेगी। ऐसा तो है नहीं कि कैट्स जो हैं वो जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती हैं तो डॉग्स प्रोड्यूस कर देती हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कैट्स गिव बर्थ टू कैट्स ओनली। तो ये जो है, ये लाइन जो है आपकी बुक में काफ़ी अच्छे से दी रखी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाकर के उसको देख लीजिए। और जो आपकी वन शॉट सीरीज भी चली हुई थी, उसमें भी मैंने डिटेल में क्रोमोसोम्स के बारे में करा रखा था, तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका जीन्स एंड अलील्स। जीन्स के बारे में हमने पढ़ा, वो क्या करते हैं, आपके कोड करते हैं। अब क्या होता है ना, एक जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। कोई भी आपका कैरेक्टर है ना, उसके दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। इस टर्म को हम कहते हैं अलील्स। एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड अलील्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइट को अगर हम कंसिडर करें तो हाइट भी दो टाइप की होती है, एक टॉल होती है, एक शॉर्ट होती है। तो हाइट के आपके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए ना, इन दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, अलील्स कहते हैं। और अलील्स आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है हेट्रोजाइगस और दूसरी होती है होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर एक एलील फॉर एग्जांपल हेट्रोजाइगस है, तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर शो कर रही है। क्या है, आपके क्रोमोसोम के ऊपर आपके जीन्स लगे होते हैं। तो जीन्स अगर दोनों क्रोमोसोम पर सेम है, अगर ये देखो दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया आपका होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, तो वो हो गई आपकी होमोजाइगस एलील। अगर दोनों ही क्रोमोसोम्स पे अलग अलग आपकी जीन्स लगी हुई हैं, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस अलील। अब जो अलील जिसमें इन दोनों आपके हेट्रोजाइगस अलील्स में से जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वो हो जाता है आपका क्या, डोमिनेंट। मतलब कि घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है,
डोमिनेंट है मतलब अपने आप बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखा रहा है, खुद को राजा समझ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, छोटे वाले के ऊपर अपने आप को शो कर पा रहा है, तो वो हो गया आपका डोमिनेंट, ठीक है। अलील्स के केस में वो हो गया आपका डोमिनेंट अलील, और जो नहीं शो कर पा रहा है अपने आप को वो हो जाता है आपका रेसेसिव अलील। आउट ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ जीन, वन इज डोमिनेंट मतलब कि सुपर रूलिंग मतलब शो कर रहा है अपने आप को, एंड द अदर इज रेसेसिव। तो ये हो गए आपके डोमिनेंट और रेसेसिव अलील्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम जीनोटाइप। पहले जानते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है आपका विजिबल कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स आप देख पा रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरा फेस आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैम की आईज ऐसी है, मैम के हेयर्स ऐसे हैं, तो जो भी आपके विजुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं अंडर द टर्म फिनोटाइप। और आपका क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब क्या जीन्स है, जैसे हमने पढ़ा ना क्या कोड्स है, वेबसाइट आपको सामने दिखती है, उसके पीछे क्या कोड्स लिखे गए हैं, वो हम पढ़ते हैं किसमें, जीनोटाइप में। मतलब हमारी बैकएंड में क्या है, मतलब क्या मिल करके हमारी बॉडी बनी हुई है, वो हम पढ़ते हैं जीनोटाइप में। द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमारे सेल्स में कौन सी जीन्स प्रेजेंट है वो बनाती है हमारा जीनोटाइप। और फिनोटाइप जो कि हमारे विजिबल कैरेक्टर्स है। ओके, जीनोटाइप कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव। जीनोटाइप आपका डोमिनेंट या रेसेसिव हो सकता है, और जो कैरेक्टर सामने निकल कर आता है वो आपका हो जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप के लिए आपके दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट दैट हैज सिमिलर पेयर। होमोजाइगस मैंने बताया कि जो कि सिमिलर पेयर होगा उसमें। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, दोनों पेयर्स जो है आपके डिसिमिलर मतलब कि डिफरेंट होंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे अबाउट द चैप्टर जेनेटिक्स। आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। क्रोमोसोम्स में मैंने आपको दो तरह के क्रोमोसोम्स बताए हैं, एक बताया था आपको ऑटोसोम और दूसरा बताया था सेक्स क्रोमोसोम। आपकी चैप्टर में ये बहुत अच्छे से दे रखा है। तो जो भी आपकी बॉडी की सेल्स होती हैं, बॉडी सेल्स होती हैं जिनके अंदर होता है आपका सेल डिवीजन कौन सा, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस होता है, तो वो कहलाती हैं आपकी बॉडी सेल्स, जो कि आपकी जनरल कॉम्प्लेक्स जनरल जो फीचर्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि स्किन का कलर हो गया, ठीक है, हाइट हो गई, ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल कर रही हैं बॉडी की क्रोमोसोम्स मतलब ऑटोसोम्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के पास 22 पेयर्स जो होती हैं वो ऑटोसोम्स होती हैं, और एक पेयर, वन पेयर आपका होता है क्या, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि आगे चल के आपका क्या बनाता है, गैमीट्स बनाता है, स्पर्म और ओवम फॉर्म करता है, और वहां पर आपकी सेल डिवीजन होती है कौन सी, मियोसिस होती है, ठीक है। और प्लस ये आपका हेप्लॉइड इन नेचर होता है, ये वाला आपका डिप्लॉइड इन नेचर होता है। एवरी ह्यूमन हैज वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इसका बहुत अच्छा सा डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है। ये जो सारे हैं ये क्या है, आपकी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं, और ये जो दोनों है, ये दोनों नहीं मतलब एक, मतलब फीमेल है तो उसमें आपका XX प्रेजेंट होगा, XX आपका फीमेल क्रोमोसोम हो जाएगा, और XY आपका मेल क्रोमोसोम हो जाएगा। तो 22 + 1 आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 22 ऑटोसोम्स जो कि सब एक जैसे हैं, और 23rd नंबर जो होता है वो XX, अगर फीमेल है तो XX, अगर मेल है तो XY हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सबको। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रखा है। तो फॉर एग्जांपल मेल है तो उसका क्रोमोसोम जो आपका कंटेंट है वो होगा XY, और फीमेल का होगा XX, ठीक है। अब कैसे आगे जब हम इनकी वो करेंगे, गैमीट्स को सेपरेट करेंगे, तो XY है XX है। अब जब इनमें क्रॉस कराएंगे तो आप देखोगे कि जो फादर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीमेल बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि X जो है क्रोमोसोम, उसके पास से एक X क्रोमोसोम लिया, मदर के पास से X क्रोमोसोम लिया, ठीक है। तो मदर किसी भी केस में आगे क्या ट्रांसफर कर रही है, X क्रोमोसोम ही ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो XX ही है। तो वो X इससे आया, तो फिर जो आपका मेल चाइल्ड बनता है वो फादर का Y क्रोमोसोम किस में जाएगा वो डिसाइड करेगा, क्या आपका कि मेल चाइल्ड किस में बन रहा है। तो फादर का जो Y क्रोमोसोम है ये वाला, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेल चाइल्ड, ठीक है। तो लोग यूजुअली क्या होता है कि फीमेल्स को ब्लेम करते हैं कि शी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ सन, बट जनरली मतलब साइंटिफिकली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि आगे जब इनमें क्रॉस कराओगे आप, तो आप देखोगे XX आपकी एक फीमेल, मतलब 50% चांस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड है, 50% प्रोबेबिलिटी आपका मेल चाइल्ड के ऊपर होता है, एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द Y क्रोमोसोम, कहाँ आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किस गैमीट में आपका ट्रांसफर आगे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आपने ध्यान दिया होगा कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। फीमेल्स उसकी कैरियर होती हैं और मेल्स उसके क्या होते हैं, एफेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस सा डिजीज है जिसको हम बोलते हैं रॉयल डिसऑर्डर, हीमोफीलिया। ये आपका कह सकते हैं जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो उसकी कैरियर थी। तो ये क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन हमें पता है XX होता है और XY होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हीमोफीलिया जो है ये X लिंक्ड डिजीज है। तो इनका अगर एक
एक्स इफेक्ट हो जाता है, मतलब एक एक्स इफेक्ट हुआ तो ये क्या हो गई आपकी, इसकी कैरियर हो जाती हैं, ठीक है, ये इफेक्ट नहीं होती हैं इससे। और इनका एक एक्स भी अगर डैमेज हो गया, मतलब इफेक्ट हो गया इस वाले डिजीज से, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके वो अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उनको वो डिजीज हो जाती है। मेल्स जनरली इन वाले डिजीजेस से अफेक्टेड होते हैं, इनको हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, एक्स लिंक्ड, क्योंकि मेल्स के पास एक एक्स है तो उनकी हाई चांसेस होती हैं कि इस वाले डिजीज से वो अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फीमेल के पास क्या है, एक और एक्स अवेलेबल है, इसीलिए एक एक्स अगर इनका इफेक्ट हो रहा है तो वो इसकी कैरियर बन जाती हैं, जो कि आगे चल के ट्रांसफर हो जाता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एलील एक्सक्लूसिवली आइदर ऑन द एक्स क्रोमोसोम और ऑन द वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे ज्यादातर देखने को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाली डिजीजेस मिलती हैं हमें, ठीक है। बिकॉज फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव ओनली 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, द इनहेरिटेंस पैटर्न डिफर्स बिटवीन द सेक्सेस, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इनका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग है, फीमेल्स के पास 2 होता है, मेल्स के पास 1 होता है एक्स, इसीलिए जो इनहेरिटेंस है वो डिफर करता है। मेल्स आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाली डिजीजेस से मेल्स जो है ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। हीमोफीलिया इज द प्राइम एग्जाम्पल। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द सफरर्स होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल एंड द रेसेसिव एक्स बियरिंग मेल आर एट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये उसका क्रॉस है कि देखो फीमेल आपकी क्या है, ये वाली फीमेल जो है कैरियर है और ये जो मेल है ये क्या है, नॉर्मल है। अब कैरियर जो है ये आगे गई, यहाँ पर गैमीट्स जब सेपरेट हुए तो ये वाली आपकी कैरियर है, ये जब गई तो आगे एक कैरियर को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। इस ये वाला एक्स जो है नॉर्मल फादर से वाई क्रोमोसोम लिया तो ये वाला नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ये कैरियर फीमेल जो है आगे एक वाई के साथ मिल करके कलर ब्लाइंड, इसका एक एक्स जो है इफेक्ट हो चुका है तो आपका एक कलर ब्लाइंड मेल बन गया, ठीक है। और ये वाला एक्स, इसका नॉर्मल वाला एक्स ट्रांसफर हुआ तो नॉर्मल फीमेल बनकर आई है, तो एक कैरियर फीमेल बन गई यहाँ पर, बस एक कैरियर फीमेल मदर थी, उसकी वजह से एक कैरियर फीमेल डॉटर बन गई और एक कलर ब्लाइंड जो है सन बन गया। देख रहे हो, इतने हाई चांसेस होते हैं अगर कैरियर फीमेल एक एक्स उसका अफेक्टेड है तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंडल्स के लॉज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनके एक एक टर्म्स मेंडल के लॉज की डेफिनेशंस आ जाती हैं आपके लिए, क्रॉस करने को आ जाता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब देखो मेंडल जी ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करी थी और उन्होंने जिस प्लांट को चूज़ किया था वो था आपका पी प्लांट। अब पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था इन्होंने, क्योंकि उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत इजीली डिटेक्टेबल होते हैं, मतलब आप अपनी आंखों से भी उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास डिस्टिंक्ट इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं और प्लांट जो है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, उसकी साइकिल काफ़ी छोटी होती है, रिप्रोड्यूस वेल्स एंड ग्रोज टू मेच्योरिटी इन अ सिंगल सीजन। एक सीजन में इसकी पूरी ग्रोथ साइकिल देखने को मिल जाती है, ठीक है। द पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग, साथ साथ ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है क्योंकि पी प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब दोनों सेक्सेस जो है सेम प्लांट पर प्रेजेंट होती हैं, मेल और फीमेल दोनों ही, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है आर्टिफिशियली कराया जा सकता है। लाइफ स्पैन जो जैसा मैंने बताया शॉर्ट होता है और कई जनरेशंस को आप इसमें ग्रो करके देख सकते हो। तो इन सारी फीचर्स की वजह से मेंडल ने इनको पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब देखते हैं मेंडल्स के लॉज कौन कौन से हैं। ये 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार आपके इस पे एमसीक्यूज बन जाते हैं बट इतने नहीं बनते हैं, ठीक है। 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स ये आप देख सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है आपका एक हाइब्रिड में, ठीक है, जिनमें दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करें तो टॉल और शॉर्ट दोनों ही फीचर्स प्रेजेंट है, उसमें कोई एक अलील या फिर कोई एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उस अलील को हम कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है, और जो नहीं कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं रेसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कह रहा है, यही वो बता रहा है कि एक कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, अगर दोनों ही फैक्टर्स आपके प्रेजेंट है वहां पर, मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट हैं, तो एक कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट और जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, रेसेसिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉल है और डॉर्फ है, ठीक है। अब इनके गैमेट्स को सेपरेट किया फिर क्रॉस कराया तो आपने देखा जो चार आपकी प्रोजेनीज बनकर आई ना, 4 प्रोजेनीज, ये सारी की सारी क्या है, टी टी, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस है आपकी, दिखने में तो आपकी हेट्रोजाइगस है बट इनका फिनोटाइप क्या है, सारे के सारे आपके टॉल है। तो टॉल आपका कैरेक्टर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया,
बस इतनी सी बात आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है कह रहा है कि टॉल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, डॉर्फ कैरेक्टर के ऊपर। टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है डॉर्फ कैरेक्टर के ऊपर, इसीलिए टॉल जो है वो डोमिनेंट कहलाएगा और डॉर्फ जो है वो रेसेसिव कहलाएगा। इतनी सी बात आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है। तो इसकी जो आपकी स्टेटमेंट है ये प्लस ये क्रॉस, सारे बच्चे क्रॉस साथ में जरूर बनाकर आना, ठीक है, भूलना मत। इसको सिंपल था, क्रॉस है, दो कैरेक्टर्स को लेना है, गैमीट्स को सेपरेट करना है और प्रोजेनीज बना देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो लॉ है ये इतनी सी बात बताता है कि यहाँ पर ये देखो, ये आपका कैरेक्टर है, जब गैमीट्स सेपरेट हो रहे हैं तो ये जो, हाँ यही बात बोल रहा है वो कि गैमीट्स जो है वो अलग अलग हो करके एक साथ, ये दोनों जो टीटी गैमीट्स है ये एक साथ तो आगे ट्रांसफर हो नहीं रहे हैं, ये अलग अलग हो करके ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्रॉस इसके साथ होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा। तो टी कैपिटल सी एक साथ आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो दोनों अलग हो जा रहे हैं, सेग्रीगेट कर जा रहे हैं। इतनी सी बात आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहा है। ये कह रहा है कि द टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स डू नॉट मिक्स इन द F1 जनरेशन बट सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो जो है ब्लेंड नहीं करते हैं, अलग अलग हो करके आगे ट्रांसफर होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की प्योरिटी इसको बोली जाती है, लॉ ऑफ द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपका इतना ही बता रहा है कि जो दोनों गैमीट्स हैं, दोनों कैरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली आगे मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दे ब्रिंग आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। यही बात बताई जा रही है कि ये जो गैमीट्स हैं ये जब सेपरेट हो रही हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट आगे जाती हैं और अलग अलग जो भी कैरेक्टर्स या फिर कह सकते जो भी कॉम्बिनेशंस फॉलो हैं उसको वो प्रोड्यूस करती हैं। इतनी सी बात आपकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रही है। दोनों ही लॉज काफी सिमिलर हैं, तो आपको याद करने में या आपको समझने में इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको इसको बस आप अपने वर्ड्स में बनाकर आप इसको आराम से लिख लोगे। और ये तीनों ही लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये आपको क्रॉस करने को नहीं आएगा बट आपके समझने के लिए बस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब जो कैरेक्टर्स आपके F1 जनरेशन में यहाँ पे क्या करते हैं, आप दो अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे येलो राउंड और ग्रीन रिंकल कैरेक्टर को यूज़ किया गया है, प्लस इनका ये फिर गैमीट फॉर्म किया गया है। अब जब इनके जो सारे कैरेक्टर्स बन जाएंगे, जब उनमें आप क्रॉस कराओगे तो आपको 9:3:3:1 का 9:3:3:1 का रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि फॉर एग्जांपल 9 जो है ये आपका येलो और राउंड, मतलब 9 जो है येलो राउंड आपको सीड्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। 3 जो है आपका ग्रीन है, तो मतलब ग्रीन राउंड देखने को मिल रही है 3 सीड्स, ठीक है। 3 फिर आपका येलो है, तो हाँ ये वाला रिंकल जो है, तो येलो और रिंकल 3 सीड्स देखने को मिल रही हैं। और बस एक आपका देखने को मिल रहा है, कौन सा, ग्रीन और रिंकल्ड। बस एक आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन रिंकल्ड, बस आपको एक देखने को मिल रहा है। जब आप येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड सीड्स का क्रॉस करा रहे हो आपस में, मतलब कि आप दो कैरेक्टर को लेकर चल रहे हो, येलो एक सीड का कलर और एक सीड का शेप, और जब इनका क्रॉस कराए तो हमें देखने को मिला कि इनका फिनोटाइप जो है वो हो रहा है 9:3:3:1। मतलब 9 जो है येलो राउंड सीड्स देखने को मिली, ठीक है। 3 आपकी ग्रीन राउंड देखने को मिली, 3 आपकी येलो राउंड देखने को मिली, और बस एक जो है आपका ग्रीन रिंकल्ड देखने को मिला, ठीक है। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस करा करके आपकी ये फिनोटाइप निकल कर आती है। ये आपका सिंपली ये शो कर रही है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद जो कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाए थे वो शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही भले यहाँ पर येलो रिंकल ग्रीन रिंकल निकल कर आया, बट वो निकल कर आया है ना यहाँ पे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाने को आएगा तो आप सिंपल से ऐसे प्यूरिट स्क्वायर बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे यूजली नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका म्यूटेशन सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी सेल के या फिर किसी भी कह सकते हैं डीएनए की स्ट्रैंड में कोई सडन चेंज आ जाता है, जेनेटिक चेंज आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स इन द नंबर इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान दिया हो कि आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर के सिकल सेल का हो जाता है। जब सिकल सेल एनीमिया होती है तो सिकल सेल का हो जाता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर जो उसकी न्यूक्लियोटाइड है वैलिन से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है।
म्यूटेशन अल्टर्स द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड रिजल्ट्स इन चेंज इन कैरेक्टर्स और ट्रेट। फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, बस इतनी दूरी अगर चेंज आ गया है तो क्या होगा, उसके पूरे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, काफी सारे डिजीजेज आपके कॉज करते हैं म्यूटेशन। ठीक है, सबसे प्राइम एग्जांपल है इसका सिकल सेल एनीमिया, थोड़ा सा ही दे रखा है आपके सिलेबस में इसके बारे में, तो दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ और मेरे से रिक्वायर्ड होगा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। I will make a video on that too. Okay, so happy learning students.